और इसी वजह से उस दिन को सोमवार यानी मंडे कहा जाता है। लेकिन वहाँ के लोक कथाओं में इसे वुडन या ओडिन के नाम से रिलेट किया गया और यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म को सनातन कहा जाता है। अगर हमारे डेज के नाम ग्रहों पर आधारित थे तो फिर कुछ लैंग्वेज में जैसे कि इंग्लिश में ट्यूसडे को क्यों नहीं मार्स डे कहा जाता। तो जो चीज आज हमें ग्रीक और रोमन सभ्यता की देन बताई जाती है वो असल में हजारों साल पहले भारत में लिखी जा चुकी थी। समय एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमारी लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। हम सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, हफ्ते का इंतजार करते हैं कि कब संडे आएगा, पर क्या कभी आपने सोचा है कि यह हफ्ता आखिर कैसे बना और ये जो संडे, मंडे, ट्यूसडे जैसे नाम है ये आखिर आए कहाँ से? क्या सच में ये सब ग्रेगोरियन कैलेंडर्स और वेस्टर्न कैलेंडर पर बेस है या फिर इसकी जड़ें कहीं और है? अगर आप सोच रहे होंगे कि ये कोई सीरियस हिस्ट्री लेक्चर होने वाला है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम वो बातें जानने वाले हैं जो हमें कभी स्कूल में नहीं सिखाई गई। तो कहानी शुरू होती है आसमान से। पुराने जमाने में जब भी घड़ियां नहीं होती थी तब लोगों ने टाइम को समझने के लिए आसमान की तरफ देखा। जो कुछ भी दिखता था उसी को टाइम का बेस कंसिडर किया जाता था और हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले उन चीजों को देखा जो हर दिन बिना थके बिना रुके आसमान में घूमते रहते हैं। सूरज, चंद्रमा और बाकी 5 ग्रह जो नंगी आंखों से दिखते हैं। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, कुल मिलाकर 7 प्लैनेटरी बॉडीज और इन्हीं के बेस पर 7 दिन। बट जस्ट बिकॉज ये 7 प्लैनेट्स विजिबल है इसलिए 7 दिन बना दिए गए? नहीं भाई, मामला और भी डीप है। भारत के प्राचीन ग्रंथों में स्पेशली सूर्य सिद्धांत में टाइम को मेजर करने के लिए एक लॉजिकल तरीका दिया गया है। इस किताब में एक सिंपल लेकिन गजब का लॉजिक है। हमारा एक दिन सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक गिना जाता है और इस पूरे साइकिल को समझने के लिए ऋषि लोग संधि के कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं। अब संस्कृत में संधि का मतलब होता है जोड़, मीटिंग पॉइंट या जंक्शन, और इसी विचार से दिन को 2 भागों में बांटा गया। सुबह की संध्या जब सूरज की फर्स्ट लाइट दिखती है और शाम की संध्या जब दिन ढलता है। और यही नेचुरल डिवीजन आगे चलकर टाइम को छोटे छोटे इंटरवल्स में बांटता है। और अगर पूरे दिन को स्मॉल पार्ट्स में बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में एक समय की इकाई होती है जिसे कि हॉरा कहा जाता है। हाँ, यही वो हॉर है जो इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। अब आप सोचेंगे कि ये कोई कोइंसिडेंस होगा, लेकिन नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये सिस्टम वेस्टर्न या ग्रीक सिविलाइजेशन का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन हमारे प्राचीन टेक्स्ट जैसे श्रीमद् भागवत और सूर्य सिद्धांत में भी दिन को 24 हिस्सों में बांटने का संकेत मिलता है। और यहाँ पर मुहूर्त की बात आती है जिसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ओवरलुक किया जाता है। हर एक मुहूर्त में एक विशेष एनर्जी होती है और इन मुहूर्तों को सही समय पर समझकर ही हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने कैलेंडर और टाइमिंग का सिस्टम इस्टेब्लिश किया। इसका मतलब ये है कि एंशिएंट इंडिया में टाइम कीपिंग सिर्फ एक सिस्टम नहीं बल्कि एक आर्ट भी थी। एक ऐसी आर्ट जिसने ह्यूमन लाइफ के रिदम को परफेक्टली बैलेंस किया। दोस्तों, हम सबको पता है कि हमारा एक दिन 24 घंटे यानी कि 24 हावर्स का होता है। एंड यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर ग्रह का एसोसिएशन एक स्पेसिफिक ग्रह से था। मतलब जिस टाइम स्लॉट में कोई ग्रह अपनी स्पेसिफिक एनर्जी या इन्फ्लुएंस के साथ एक्टिव होता था वही उस हॉरा का रूलर बन जाता था। इस तरह से दिन के पहले हॉरा का असर सीधे उस दिन के नाम पर पड़ता था। आई नो ये पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो चलो इसे और डीपली समझते हैं। मान लीजिए आप सुबह उठते हैं और जैसे ही सूर्योदय होता है एंड पहले हॉरा का असर जैसे ही शुरू होता है उस समय का रूलर सूर्य होता है, क्योंकि इस पहले घंटे में सूर्य की एनर्जी सबसे प्रोमिनेंट होती है, क्योंकि सूरज ही प्रकृति का अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट और एनर्जी है। जब सूरज की एनर्जी पहले हॉरा के दौरान डोमिनेंट होती है तो ये सिंबॉलिकली नई शुरुआत और ऊर्जा का प्रतीक बन जाता है और इसी एनर्जी को हम पॉजिटिव एनर्जी या फिर न्यू बिगनिंग कह सकते हैं जो हर नए दिन हमें प्रेरित करती है। और इसी वजह से पहले दिन का पहला इंटरवल सूर्य के इन्फ्लुएंस में आता है, इसलिए उस दिन को हमने रविवार या संडे का नाम दे दिया है। अब अगले दिन जब सूर्योदय होता है तो उस समय जो ग्रह एक्टिव होता है वो उस दिन का मेन गवर्निंग प्लैनेट बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए जब अगले दिन सूर्योदय होता है तो उस समय जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें चंद्रमा की सॉफ्ट और काल्मिंग लाइट का इफेक्ट देखने को मिलता है और इसी वजह से उस दिन को सोमवार यानी मंडे कहा जाता है। इसी लॉजिकल सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए दूसरे दिन मंगल की एनर्जेटिक वाइब्रेशन महसूस होती है जिससे ट्यूसडे का फाउंडेशन रखा जाता है। फिर बुध के इन्फ्लुएंस से वेडनेसडे आता है, गुरु के एनर्जी से थर्सडे, शुक्र की काल्मिंग एनर्जी में फ्राइडे और लास्ट में शनि के प्रभाव में सैटरडे आता है। इस प्रकार पूरे वीक का साइकिल इसी पैटर्न पर बेस है कि हर दिन के पहले हॉरा के दौरान कौन सा ग्रह अपना प्रभाव दिखाता है। अब यहाँ पे एक और क्यूरियस पॉइंट उठता है
अगर हमारे डेज के नाम ग्रहों पर आधारित थे तो फिर कुछ लैंग्वेज में, जैसे कि इंग्लिश में ट्यूसडे को क्यों नहीं मार्स डे कहा जाता। असल में जब ये सिस्टम भारतीय सबकॉन्टिनेंट से बाहर फैलने लगा तब अलग अलग सिविलाइजेशंस ने अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को इसमें शामिल किया। ग्रीक, रोमन, जर्मनिक ट्राइब्स और एंग्लो सेक्शंस ने अपने लोकल गॉड्स के नाम रखे, जैसे कि मंगल ग्रह का कनेक्शन रोमन माइथोलॉजी में मार्स से हुआ, लेकिन अंग्रेजी में इसे ट्यूसडे कहा जाने लगा क्योंकि यहाँ की लोकल डिटी ट्यू, जिसे थॉर से भी जोड़ा जाता है, उसने मार्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट किया। और इसी तरह बुध से जुड़ा कॉन्सेप्ट मर्क्यूरी से मिलता जुलता था, लेकिन वहाँ के लोक कथाओं में इसे वुडन या ओडिन के नाम से रिलेट किया गया। इस तरह आसमान से जुड़ा बेसिक नॉलेज वैसे ही रहा, लेकिन नेमिंग सिस्टम के तरीके वहाँ के लोकल स्टोरीज एंड लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बदल दे गए। इतना ही नहीं, इस सिस्टम का इवोल्यूशन सिर्फ टाइम कीपिंग तक ही सीमित नहीं रहा। हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में टाइम को चक्र या व्हील की तरह दर्शाया गया है, जिसमें कि हर साइकिल के बाद एक रिन्यूअल होती है। यह आइडिया हमें बताता है कि समय स्थायी है, बट हर एक साइकिल में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। और यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म को सनातन कहा जाता है, यानी कि इटरनल, टाइमलेस। ये सिस्टम हमें याद दिलाता है कि चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, प्रकृति का चक्र हमेशा अपना ही रूप बनाए रखता है। अब अगर हम इस पूरे स्टोरी को थोड़ा और दिलचस्प बना के लिए एक्स्ट्रा स्पाइसेस डालें तो हमें ये समझ में आता है कि क्यों हमारे ऋषियों ने 7 डे वीक का सिस्टम चुना। उन्होंने न सिर्फ आसमान के ऑब्जर्वेशन से काम लिया, बल्कि इसमें माइथोलॉजिकल लॉजिक और कल्चरल सिंबोलिज्म को भी शामिल किया। ये सिस्टम इतना एलिजेंट इसलिए है क्योंकि इसमें नेचुरल ऑर्डर, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और ह्यूमन क्रिएटिविटी तीनों का परफेक्ट ब्लेंड है। तो जो चीज आज हमें ग्रीक और रोमन सभ्यता की देन बताई जाती है, वो असल में हजारों साल पहले भारत में लिखी जा चुकी थी। पर हुआ क्या? इतिहास को इस तरह से लिखा गया कि ग्रीक, रोमन और बॉबिलियन सभ्यताओं को एडवांस सिविलाइजेशन कहा गया और भारतीय नॉलेज को इग्नोर कर दिया गया। हमारी स्कूल की किताबों में पाइथागोरस, आर्किमिडीज, न्यूटन, आइंस्टाइन के बारे में सब कुछ बताया गया, पर आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, वराहमिहिर जैसे विज्ञानों का नाम तक नहीं लिया गया। और मजेदार बात यह है कि अब वही नॉलेज जो भारत से निकली थी, हमें अंग्रेजों ने वापस सिखाई। सोचो, जिस कैलेंडर को, जिस टाइम सिस्टम को आज पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, वो असल में भारत से निकला था। और अब ये डिसाइड करना हमारी जिम्मेदारी है कि इस नॉलेज को सिर्फ आप तक रखे या पूरी दुनिया तक पहुंचाए। अगर ये बात आपको भी इंटरेस्टिंग लगी तो इसे आगे शेयर करो, क्योंकि इतिहास जानना जरूरी है, लेकिन सही इतिहास जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है।